गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। पीछे हम लोग जो वीकली फ्री क्लास चलाते हैं उसमें बच्चा कौन श्रृंखला की शुरुआत की थी। उसी श्रृंखला में ये दूसरा क्लास है बच्चा कौन। तो पीछे परिभाषा पे बात हो गई थी। अब जन्म से लेकर किशोरावस्था एडोलसेंस को हम बच्चा कहते हैं। तो उसके 4 स्टेजेस शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने 4 अवस्था में उसको विभाजित किया है। पहला शैशवावस्था, चलना सीखने तक, मां के गर्भ से निकलने से लेकर चलना सीखना, जो अमूमन 1.25 साल से बच्चा शुरू करता है और 2 साल तक ठीक ठाक चलने लगता है। उसके बाद प्रारंभिक बचपन, खेलने की उम्र, मध्य बचपन, स्कूल जाने की उम्र, यानी मध्य बचपन भारत के संदर्भ में 6 साल, 5 से 6 साल। उसके बाद किशोरावस्था, जवानी और बचपन के बीच वय संधि, वह समय जो जवानी की ओर चल रहा है, बचपन से निकलकर जवान नहीं हुआ है, यानी इंटरमीडिएट के बच्चे, 18 वर्ष के बच्चे भारत के संदर्भ में। दुनिया में वैसे अलग अलग डाटा हैं। 13 से 18 वर्ष के बच्चों को 13 से 18 की उम्र तक वो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में 18 वर्ष का व्यक्ति यानी 17 वर्ष 11 महीना 29 दिन का व्यक्ति जुबलाइन है, किशोर है। 18 पूरा करके 1 दिन भी हो जाता है तो प्रौढ़ हो जाता है, जो जुबलाइन जस्टिस कहता है, यानी किशोर न्याय जो कहता है। सब जगह से परिभाषा को आपको हंसोतना होगा। या 18 वर्ष के होके 1 दिन के भी होते हैं तो आपको वोटिंग का राइट मिल जाता है, यानी वयस्क मताधिकार की व्यवस्था भारत में है। पहले 21 साल था, उसे राजीव गांधी के कार्यकाल में 18 साल किया गया था, तो आपको वोटिंग राइट मिल जाता है। तो वोटिंग राइट से बिफोर आप बच्चे हैं। तो इसके 4 अवस्थाएं हैं। उसके बाद बचपन को खेल और मासूमियत से जोड़कर देखा जाता है। बिल्कुल, बचपन मासूमियत का प्रतीक है, इनोसेंस माना जाता है। माटी का लोधा इसको लोग कहते हैं। आप इसको जिस ढंग से, जिस लायक बनाना चाहेंगे उसको आप बना सकते हैं। यकीनन बचपन की समाप्ति एक वैधानिक उम्र से ही जोड़ के आप देख सकते हैं, एक लीगल एज से ही उसको जोड़ा जाता है। जब बचपन आधिकारिक तौर पर समाप्त होता है तो व्यक्ति कानूनी तौर पे व्यक्ति वयस्क हो जाता है। उम्र 13 से 21 वर्ष के बीच कहीं भी हो सकता है और 18 सबसे आम है, यानी दुनिया में वयस्कता के वैधानिक उम्र 13 से 21 वर्ष के बीच कहीं भी है। अलग अलग देशों का अलग अलग हिसाब किताब है। हमारे देश में जो पूरे दुनिया में आम है कि 18 वर्ष होते ही आप वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से वयस्क हो गए। आप मानसिक रूप से हैं नहीं हैं वो अलग बात है, लेकिन कानूनी रूप से 18 वर्ष का व्यक्ति वयस्क हो जाता है। आधुनिक काल में बचपन को परिभाषित करने का काम रूसो ने सबसे पहले किया है। रूसो एक फ्रांसीसी दार्शनिक है। हालांकि अपने यहाँ दोनों महाकाव्य में बचपन का बहुत सुंदर विवरण है, यानी रामचरितमानस में भी, बाल्यकांड में, और सूरदास तो बहुत आगे चले गए हैं। सूरसागर में कृष्ण के बचपन की तमाम चर्चाओं को करते हुए, लेकिन वो भी वैश्विक पटल से सूर और तुलसी का भी समय
हालांकि भारत के साहित्यिक दृष्टि से मध्यकाल के लोग हैं, लेकिन आधुनिकीकरण का प्रवेश की ओर विश्व चल रहा है। पुनर्जागरण और वो सारी प्रक्रियाएं मेडिएवल यूरोप में शुरू हो चुकी है और जस्ट वो समय रेनेसां से पहले का समय है और पुनर्जागरण हो जाता है और आधुनिक युग की शुरुआत होने वाली है। तो सूरदास का जो कृष्ण है उसमें भी बाल मनोविज्ञान का बहुत सुंदर चित्रण है। आप अच्छे ढंग से रोक सकते हैं कि जैसे एक बच्चों के अंदर अपनी माँ बाप से अपनी गलती को छुपाना, अपने इमेज के प्रति कॉन्शियस रहना, मैया मोरी मैं नहीं माखन का है, ये सारे बच्चे हमारे बैरी बने हैं इसलिए हमको फंसा रहे हैं। तो प्लीज शुरू होता है क्यों कि कोई भी बच्चा मनोवैज्ञानिक रूप से अपने मेंटोर, अपने गार्डियन की नज़रों में गिरना नहीं चाहता। उसके लिए वो लैंडमार्क है कि और वही नैतिकता का पोषक है कि मैं गिर जाऊंगा, वो कदापि नहीं। इसके लिए वो बड़े स्वांग रचता है, बड़ा क्रोधित भी होता है, बड़े नखरे भी करता है। तो इस ब्यूटी को हमारे काव्य में दिखाया गया है बहुत सुंदर ढंग से। संस्कृत काव्य में भी बचपन की बहुत सुंदर कई जगह चर्चाएं हैं। मैं समझता हूँ शायद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन ठीक ही है। बाणभट्ट की कादंबरी में 64 कलाओं की बात है। पहली बार संस्कृत का नाटक है, हर्ष के दरबार में रहते थे। उन 64 कलाओं में बचपन की कलाओं का भी विस्तार से चर्चा है। तो ऐसा नहीं है कि मानव सभ्यता बचपन को समझती नहीं थी, लेकिन बहुत क्लियर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती थी। उन्हें यह लगता था, चूंकि शोध और ज्ञान की कमी थी, कि बचपन भी बड़े का ही एक प्रतिरूप है, उसका सोचना समझना उसी रूप में होता है। ये आधुनिक साइंस ने बताया कि उसके पूरा जेनेटिक कैरेक्टर अलग होता है। तब तो बच्चों को आपने देखा कि कोरोना का टीका स्टेप वाइज लग रहा है, क्योंकि बॉडी का ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ सब डिफरेंट होता है। ये आधुनिक सोच की दी हुई है। पहले हम क्या सोचते थे कि बच्चा एक छोटा स्वरूप है, प्रतीक है, बड़े का सिंबल है, और धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होता है। ग्रोथ को जानते थे, ग्रोथ को हम स्वीकारते थे, लेकिन बचपन की मनोदशा को या वैज्ञानिक परिवर्तन को नहीं समझते थे। ये अंतर है। तो इस ढंग के ही अंतर को पश्चिम में सबसे पहले डिस्टिंग्विश किया गया और उसमें रूसो को पहला नाम हम मानते हैं। और हमारे देश में रविन्द्रनाथ टैगोर पे सबसे ज़्यादा रूसो का प्रभाव है, आप जानते हैं। तो इसने सबसे पहले इन चीज़ों की बात करता है और रूसो समाज से आग्रह करता है कि मासूम की खुशियों को मत लूटो, क्योंकि ये खुशियाँ सीमित हैं, मतलब अनलिमिटेड नहीं है। क्यों सीमित है? तो मासूम का एज ही सीमित है, वो बहुत तेजी से बड़ा होने को आतुर है। तो अगर बीच में इंटरप्ट कर दोगे तो उसका व्यक्तित्व खंडित हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों को करवाहट से दूर किया जाए। लॉक ने बच्चों को पहले भी बता चुका हूं, तबला रासा का है। तबला रासा एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है खाली स्लेट, कोरा कागज, जिसपे तो बच्चा का क्या है, तबला रासा है। तो बहुत बड़ी वैज्ञानिक बात है कि उसमें जो लिख दोगे वो अंकित होता चला जाएगा, तो उसका व्यक्तित्व उससे बनेगा। इसलिए अगर किसी राष्ट्र ने अपने बच्चों को सुरक्षित कर लिया, संरक्षित कर लिया, उसमें नैतिकता डाल दिया, तो उस राष्ट्र को कोई पीछे नहीं कर सकता है। राष्ट्र की सफलता की गारंटी यह है कि बचपन को सिक्योर्ड किया जाए सामाजिक रूप से। आर्थिक रूप से आप करें ना करें, सामाजिक रूप से और स्वास्थ्य की दृष्टि से उसे पौष्टिक भोजन दें। और सामाजिक रूप से अगर बच्चे को बचा लिया किसी परिवार ने और उसमें योग्यता डाल दिया, तो फिर बच्चे को आप, उस देश को आप पीछे नहीं कर सकते। अब इस लॉकडाउन में एक चीज देखने को आया कि सबसे ज्यादा पीड़ित कोई हुआ तो बच्चा और बूढ़ा। बूढ़े को भी बीमारी के डर के चलते घर से नहीं निकलने दिया गया, उनका सामाजिक रिश्ता पूरा खत्म हो गया।
और बच्चे को भी। इस पे शहरीकरण और बच्चों के ऊपर चीज़ों को का अध्ययन किया गया। तो शहरीकरण और बच्चों के ऊपर जब अध्ययन किया गया तो 2005 में एक बहुत अच्छी किताब आई, जो किताब थी रिचर्ड लव की। अमेरिकन चिंतक है रिचर्ड लव, लास्ट चाइल्ड इन वुड्स। वुड्स माने जंगल, जंगल में आखिरी बच्चा। तो उसमें लव कहते हैं, रिचर्ड लव, कि बच्चों के जीवन में, जिसको लॉकडाउन से देखते हैं, कि जिस बच्चे को बाहर जाना था, उसको खेल के मैदान में जाना था, प्रकृति को समझना था, वो बच्चा घर के चार दीवारी में आ गया और उसके अंदर हाथ में गैजेट्स आ गए, स्मार्टफोन आ गया, टेलीविज़न आ गया, गेम्स आ गए। और ये लॉकडाउन में प्रवृत्ति बढ़ी है। लॉ ने इस बात की चेतावनी 2005 में दी थी, ये कह के नहीं कि कोई लॉकडाउन आएगा। उसने ये कहा था कि बचपन सीमित होता जा रहा है प्रकृति के संदर्भ से, प्रकृति से बचपन दूर होता जा रहा है। और उसने एक तरह से एक टर्म को कॉइन किया, जिस टर्म को बोलते हैं नेचर डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एक टर्म है कि नेचर डिफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी प्रकृति की कमी बच्चों होती है, नेचर। जो आज के डेट में सबसे अधिक अगर बच्चों में कोई बीमारी हुई है तो यही हुई है। हर बच्चा आज नेचर डिफिशिएंसी सिंड्रोम से ग्रसित है इस लॉकडाउन के दौरान। और ज़्यादा वो गजट पे क्लास भी कर रहा है, माँ बाप को बेवकूफ़ भी बना रहा है, उस पर कुछ भी कर रहा है, लेकिन कह रहा है मैं तो क्लास देख रहा हूँ, क्लास समझ रहा हूँ। तो इससे अब गुरुवर, चूँकि मैं बिहार प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के लिए कक्षा ले रहा हूँ, उस दृष्टि से ये कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है नेचर डिफिशिएंसी सिंड्रोम का। अभी मेडिकल साइंस में भी ये शब्द नहीं लिया गया है। जो मैं पीछे बात कर रहा था मनोचिकित्सक से, बोले कि नहीं, इस टर्म को मैं नहीं जानता हूँ, अब इस टर्म का क्या इलाज होगा। अब कुछ दिन इंतजार करना होगा, जो मेडिकल साइंस की गीता है, हैरिसन इस पर क्या लिखता है। लेकिन आपको ये कोशिश करनी होगी कि कोई भी बच्चा हो, उसे अधिक से अधिक प्रकृति उन्मुखी बनाने के लिए समाज में उसे कहना होगा, उसे खेल कूद के प्रति। और शहरी जीवन में नरक हो रहा है। कंक्रीट के जंगल में जो बच्चे रह रहे हैं वो इस सिंड्रोम से सबसे ज़्यादा ग्रसित हैं। इस सिंड्रोम के चलते उनके अंदर सामाजिकता खत्म है। पर एक तरफ हम चिल्ला रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन हर कक्षा में होनी चाहिए, जब तक मनुष्य पढ़े पर्यावरण पे पढ़े। ये दुखद बात है कि एक तरफ पर्यावरण से दूर बच्चा है और उसे नकली पर्यावरण अध्ययन की बात बताई जाएगी। उसे बताया ही नहीं जाएगा कि ऑक्सीजन फैक्ट्री क्या है, ऑक्सीजन किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, ऑक्सीजन प्रकृति कैसे बनाती है हमारे लिए, दिन भर प्रकृति कैसे हमारे नीचे सिलेंडर रखी हुई है। आपने ऑक्सीजन के महत्व को लॉकडाउन में जाना कि ऑक्सीजन न रहने के चलते क्या दुर्दशा हम लोगों की हुई, और प्रकृति सबके नाक के नीचे ऑक्सीजन दे रखी है, तो वो कैसे बनता है। तो उन सारे फेनोमेना को अगर नहीं बच्चा समझेगा तो उस बचपन का क्या होगा। इसलिए बच्चों को सबसे ज़रूरत है कि नेचर डिफिशिएंसी सिंड्रोम से बचाना और प्रकृति के सानिध्य में उसे ले जाना शहरी बच्चों को। अब इसके लिए शहरी शिक्षा के स्कूल सबको एक समग्रित विकास करना होगा, समझाना होगा और उस गैजेट से उनको कम करना होगा। कोरोना के बाद की सबसे बड़ी जिम्मेवारी यही होती है। जय हिंद। कैसा क्लास लगा उसको सब्सक्राइब करें गुरुवर, अधिक से अधिक लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में। और जय हिंद, जय भारत। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.